हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और आपके लिए मैं आज जो डील करने वाला हूं वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर। और उसका जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं ये दूसरा वीडियो है। ओके, इसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डील करूंगा। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो लेक्चर को अभी देखना स्टार्ट किए हो और इसका पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो तो उस वीडियो लेक्चर को देख लो, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डील किया हुआ है जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, एग्जाम में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एमसीक्यू में, देख लेना। आपको मैं जो वीडियो में क्वेश्चंस दे रहा हूं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे होंगे जो वीडियो से डायरेक्ट मैच कर जाएंगे। ये वीडियोस तो मैं डाल के रखूंगा ही, आप बाद में मैच भी करवा सकते हो, है कि नहीं। तो अभी जो है जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना, पहले तो आप लाइक कर दो। लाइक से स्टार्ट करा करो, जैसे अपन लोग कोई काम श्री गणेश करते हैं, है ना, तो उस हिसाब से पहले लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, क्योंकि आज की क्लास एकदम बहुत शानदार होने वाली है ना। और इसमें हम लोग बचे हुए जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके भी सवाल लेने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा अपने आज के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल से। कह रहा है पहला सवाल में क्या दिया हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको पता है बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। यानी ई जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, आर स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस हो जाएगा अपना सही आंसर, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम व्हेन। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की विभव ऊर्जा न्यूनतम होती है जब। तो अपने लोग को पता है कि स्थिर विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है डायपोल के लिए, जब उसे हम लोग कहाँ रखते हैं, किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। जहां पे जो थीटा है ना बेटा, ये पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच के एंगल को बोलते हैं। ओके, पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। ओके, अब क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। मिनिमम मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि आप देखो कि यू का वैल्यू मिनिमम कब होगा, तो सर जब cos थीटा का मान 1 हो जाए। और cos थीटा का मान 1 कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाए। यानी पोटेंशियल एनर्जी का अगर मुझसे मिनिमम वैल्यू पूछता तो मैं तो लिखता माइनस का पीई, है ना। बट यहाँ क्वेश्चन में थीटा के अकॉर्डिंग बात हो रही है ना, कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो थीटा क्या है, तो 0 डिग्री। और थीटा 0 डिग्री कहने का मतलब पता है क्या हुआ, कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या क्लियर है, यानी P और E सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी डायपोल इज अलाइंड विद द फील्ड हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। Next, the electric field inside a uniformly charged non-conducting sphere varies as। यानी एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र किस प्रकार बदलता है। तो अपने पास एक अचालक गोला ले लेते हैं, ये रहा गोला। अब चूंकि ये नॉन कंडक्टर है तो इसमें आवेश इसके अंदर भी मौजूद होंगे, है ना, सतह के अलावा अंदर भी मौजूद होंगे। अगर मैं इसको सेंटर बोलूं तो सेंटर से इसको हम लोग त्रिज्या बोल लेते हैं कैपिटल आर, और ले लेते हैं हम लोग एक पॉइंट जो इसके अंदर मौजूद है, मान लीजिए ये पॉइंट पी है। और इस पॉइंट की दूरी को, ये जो दूरी है यहां से पॉइंट की, उस दूरी को हम लोग आर बोल लेते हैं। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, अंदर में इन साइड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। ये जो है वैल्यू याद रखना है। ओके, तो ये जो हमारा आर क्या है सर, सेंटर से किसी पॉइंट का डिस्टेंस है, और वो पॉइंट जो इंटीरियर है, तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, रेडियस नहीं लिखना चाहिए मुझे, डायरेक्टली विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डायरेक्टली विद डिस्टेंस
फ्रॉम सेंटर, यानी ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, है ना, तो सर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर के। ओके, यानी सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट में चलते हैं। कह रहा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू लाइक चार्जेज इज, यानी दो समान आवेशों की प्रणाली की स्थिर विद्युत ऊर्जा है ना, वो क्या होती है। तो अपने को पता है स्थिर विद्युत ऊर्जा दो बिंदु आवेश के लिए क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 बाय आर, और इन दोनों को साइन के साथ उपयोग में लाते हैं, है ना, किसके साथ, साइन के साथ। तो अगर दोनों लाइक चार्ज है मतलब समान आवेश है, तो या तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। दोनों पॉजिटिव अगर हुए तो भी यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और दोनों अगर नेगेटिव हुए तो भी यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी तो किसी भी केस में पॉजिटिव ही आ रहा है ना। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, यानी एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये लीजिए एक खोखला गोला हो गया, ये एक समान रूप से आवेशित आप कर दीजिए, कर दिया अपन लोगों ने। इसके अंदर में जो है इसको चार्ज दे दिए Q, है ना। अपने को कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होगा, अंदर में, तो बेटा इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज जमा नहीं है, और गॉस का नियम जब लगाएंगे तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर में Q इनसाइड बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये लिखेंगे। और Q इनसाइड 0 है, Q इनसाइड 0 है, तो जो E का वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, अंदर में 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज रेडियल एंड, यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रैखिक होता है, और क्या होता है। तो कोई अगर बिंदु आवेश लेंगे ना बाबू अपन लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अपने को पता है बिंदु आवेश के लिए, है ना, रेडियली आउटवर्ड। और अगर ये ऋणात्मक आवेश होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होता। अब ये तो अपने को बता दिया कि रेडियल होता है, चलो ये बात तो मान लिए। अब कह रहा है क्या कि उसके साथ में क्या होगा। तो बेटा अगर अपन लोग दो पॉइंट ले, एक पॉइंट यहाँ ए और एक पॉइंट बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे जो है ज्यादा होगा और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। रीजन ये है कि यहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब लाइन ए के पास 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 है और लाइन बी के पास दूर दूर है। तो पास पास है तो ई का मान ज्यादा, और लाइन अगर दूर हो जाएंगे तो इसका मतलब डेंसिटी कम हो गया, और इसका मतलब ई का वैल्यू घट जाएगा। और एक और फॉर्मूला से आप जा सकते हैं कि सर ई तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, तो ए का दूरी बिंदु आवेश क्यू से जो है वो कम है, तो ई का मान ज्यादा होगा ए पॉइंट पे, और बिंदु आवेश क्यू से बी की जो दूरी है वो ज्यादा है, तो ई का मान कम होगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। अगर दो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग हो जाए, यानी सेम नहीं हो, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म यानी असमान बोला जाता है। क्या क्लियर है, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज, तो कह रहा है कोई आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र किसी चालक के अंदर जो होगा वो 0 होगा, ये बात ध्यान रखना है, यानी ऑप्शन ए को टिक करेंगे। एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी इफ द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड इट्स कैपेसिटेंस, तो बेटा एक कैपेसिटर ले लो धाए से, है ना, और इसको एक बैटरी से जोड़ दो धाए से। अब ये कैपेसिटेंस हो गया, इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव टर्मिनल तो नेगेटिव प्लेट। अब ये जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा, है ना, ये होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब आपने क्या किया, इसमें डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी परावैद्युतांक के है, और अपन लोग जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का के का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। अगर ज्यादा होता है तो नया वाला जो कैपेसिटेंस हो जाएगा
वो के टाइम्स हो जाएगा पुराने वाले कैपेसिटेंस के। यानी चूंकि के का मान 1 से ज्यादा है तो नया वाला कैपेसिटेंस पुराने वाले कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा। ज्यादा होगा इसका मतलब संधारित्र की जो धारिता है यानी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाएगी, है कि नहीं। तो इस तरह से अपन लोग इस सवाल का भी सही जवाब दे देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 2 नंबर में पूछा जाता है। कह रहा है पॉइंट चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। तो कह रहा है कि एक क्यूब है अपना, ये रहा क्यूब, ये ले लीजिए, अपन लोगों ने ये क्यूब ले लिया, इसके अंदर में एक पॉइंट चार्ज रख देते हैं क्यूब। तो पूरे क्यूब से जो फ्लक्स होगा ना बाबू वो होगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। लेकिन अपने को एक फ्लक्स से पूछा है, एक फेस से पूछा है, वन फेस से। तो टोटल क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 1/6 गुना में क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये जो हो जाएगा वन फेस से फ्लक्स हो जाएगा। ओके, अब वैल्यू ले लेते हैं अपन लोग, है ना। तो यहाँ पे पहले 1/6 क्यू का वैल्यू लिखेंगे 5, माइक्रो के जगह 10⁻⁻6 हो गया, और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं क्यों ना क्या करूं कि आपको एक वैल्यू के बारे में बताऊं। सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या अपन लोग 9 × 10⁻9 लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट को 9 × 10⁻9 गुना 4 पाई लिख पाएंगे, बिल्कुल। तो 9 × 4 पाई 36 पाई होता है, गुना में 10⁻9, ये आ गया 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। तो क्यों ना अमन सर इस काम को ऐसे किया जाए कि 5/6 गुना में 10⁻⁻6, ये वाला वैल्यू मैं उठा रहा हूं, और गुना में 1/एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इस 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह क्यों ना अपन लोग 36 पाई गुना 10⁻9 लिख दें। अब 6 से ये 6 बार में कट जाएगा, तो 6 × 5 हो जाएगा 30, साथ में पाई, और 10⁻9 और 10⁻⁻6 बन जाएगा 10⁻3। फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। तो ये बन गया आपका, और ये हो गया आपका आंसर, है कि नहीं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कैपेसिटर ऑफ 10 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 100 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड। यानी एक 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को, ये संधारित्र हो गया, इसको 100 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिए हैं, 100 वोल्ट के बैटरी से। तो कह रहा है एनर्जी कितना स्टोर हुआ। तो फॉर्मूला होता है हाफ CV², यानी हाफ सी का वैल्यू 10, माइक्रो के लिए 10⁻⁻6, और 100 का कर देते हैं स्क्वायर, 2 से काट देते हैं 10 को 5 बार में, ये 5 गुना 10⁻⁻6, और 100 के स्क्वायर को 10⁻4 लिख सकते हैं अपन। तो ये बन जाएगा 5 गुना -6 और प्लस का 4 -2 हो जाएगा बाबू, है ना। यानी पोटेंशियल एनर्जी इतना जूल हुआ। चूंकि 10⁻2 है तो बटा में 100 कर लो, यानी 0.05 जूल हो जाएगा। सही आंसर को टिक करेंगे, ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। चले नेक्स्ट, कह रहा है स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज चार्ज 5 माइक्रोकूलम, फाइंड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी एक गोलाकार चालक है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है रेडियस 10 सेंटीमीटर, और उस पर चार्ज है कितना माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, और रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। मीटर में बदलना हो तो 100 से भागा कर दो, यानी 1/10 मीटर हो गया, और ये 5 गुना में माइक्रो के जगह 10⁻⁻6 लिख दो। अब अपने को सतह आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछा है, तो सिग्मा को लिखते हैं Q/A। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट पूछेगा तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब Q का वैल्यू 5 गुना 10⁻⁻6, और एरिया को लिखेंगे 4 पाई R², ठीक है। तो 5 गुना 10⁻⁻6, और इधर 4 पाई, और r का स्क्वायर है बेटा, तो 1/10 का तुम करोगे स्क्वायर, तो सुनो ध्यान से, 10 का स्क्वायर बनेगा 100, और 100 पलट के चल जाएगा ऊपर, यानी ये हो जाएगा 5 गुना 10⁻⁻6 सिग्मा बराबर, और गुना में 10⁻2 यानी 100,
और बटा में 4 पाई। इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि कौन सा आंसर आ रहा है। मैं ये होमवर्क में डाल देता हूं, है ना, इसको डाल देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। इसका सॉल्व करके आंसर बताओ मुझे, है ना, कि क्या आंसर आएगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर आएगा। क्योंकि मैं अगर कैलकुलेट करूंगा तो अभी समय ज्यादा लग जाएगा, आप कैलकुलेट कर लो। ओके, चलो मैंने प्रोसेस बता दिया है, कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा, है ना, और सही आंसर मैं पिन करूंगा आंसर में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कह रहा the potential difference between 2 points in an electric field is 20 volt. A 1 coulomb charge moves from lower to higher potential, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, वर्क डन इज। तो मतलब अगर तुमने ये कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। मतलब अगर इस जगह का नाम V1 पोटेंशियल बोले और इसको V2, तो V1 ज्यादा होगा V2 से, और इनके बीच की दूरी कुछ होगी, है कि नहीं, मान लेते कुछ दूरी हो। अब पोटेंशियल का डिफरेंस दिया हुआ है 20 वोल्ट, और आप 1 कूलम चार्ज को लो से हाई पोटेंशियल यानी V2 से V1 की तरफ लेके जा रहे हो। ओके, तो कह रहा है वर्क डन बताओ। तो वर्क डन, चूंकि लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहे हो, तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो माइनस का Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा, यानी वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ओके, क्योंकि पॉजिटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता, जब चार्ज को आप हाई पोटेंशियल की तरफ छोड़ते, वो ऑटोमेटिकली किधर की तरफ आ जाता, लो पोटेंशियल की तरफ, यानी V1 से V2 की तरफ आ जाता। क्या क्लियर है? बट आपने उल्टा काम किया है, तो यहाँ पे माइनस का 1 इंटू में 20 यानी माइनस का 20 जूल आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड इज कनेक्टेड इज चार्ज टू 50 वोल्ट। तो पहले एक 2 माइक्रोफैरेड के संधारित्र को चार्ज कर लेते हैं 50 वोल्ट से, ठीक है। तो ये सॉरी यहां मिटाना पड़ेगा, ये 2 माइक्रोफैरेड का संधारित्र है और ये 50 वोल्ट का बैटरी है। तो इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला नेगेटिव, तो चार्ज जो जमा हो गया वो CV हो जाएगा, और C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड और V है 50, यानी 100 माइक्रो कूलम चार्ज जमा हो गया। अब कह रहा है इस कैपेसिटर को इफ कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड फाइनल कॉमन पोटेंशियल विल बी। कॉमन पोटेंशियल फाइनल कितना होगा ये पूछा है, यानी अब इस संधारित्र को आप एक और अनचार्ज संधारित्र से कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिए, मतलब इसके प्लेट पे 0 चार्ज है और इस पे तो Q चार्ज है, प्लस Q और माइनस Q। तो कह रहा है अब इन दोनों को जोड़ देने के बाद फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, तो मान लेते हैं फाइनल पोटेंशियल VF होगा। तो अपन लोग जानते हैं कि टोटल चार्ज on the plate for the given system will always remains constant। तो टोटल चार्ज शुरू में कितना है, तो इस पे Q है और इस पे 0 है, तो Q प्लस 0। बाद में कितना हो जाएगा, तो सर इसका भी 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस है और इसका भी 2 माइक्रोफैरेड है, तो C Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V, तो 2 गुना में V फाइनल, और यहां भी 2 गुना में V फाइनल, यानी Q का मान तुम निकाले हुए थे 100 लिख लो, और 2V फाइनल हो जाएगा 4V फाइनल, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, V फाइनल आ जाएगा आपका 25 वोल्ट, जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन ए में। इसका शॉर्टकट भी है ये कि जब किसी अनचार्ज कैपेसिटर को किसी चार्ज किए हुए कैपेसिटर से कनेक्ट करें और दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो, तो इनिशियल पोटेंशियल का आधा हो जाता है फाइनल पोटेंशियल, यानी 50 का आधा 25। शॉर्टकट हो गया ये, है ना। बट ये ध्यान रखना है कि दोनों कैपेसिटर आइडेंटिकल होने चाहिए, है ना, यानी सेम कैपेसिटेंस वाला। अगला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट इज, यानी एक समान रूप से आवेशित एक प्लेन शीट है, तो ये रहा प्लेन शीट, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सर अपना लोग को पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या ये R पर डिपेंड किया, तो सर बिल्कुल नहीं, है ना, इंडिपेंडेंट है फ्रॉम क्या बेटा रे R।
अगर ये दूरी को मैं r बोलूं तो इस r से इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट होता है ये डिस्टेंस पर, यानी एक समान रूप से आवेशित अनंत समतल शीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, किससे? r से। अगला क्वेश्चन है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी एक चार्ज रिंग ले लेते हैं अपन लोग, ये ले लिया, इसके सेंटर पे पोटेंशियल पूछा है, ये लीजिए, इसके सेंटर पे पोटेंशियल, तो मान लो चार्ज है Q और रेडियस है R, तो पोटेंशियल जो सेंटर पे होगा, फॉर्मूला याद कर लेना, KQ/R। और कभी कभी बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड, वो ऐसे करके भी फॉर्मूला लिख के दे देगा, के जगह 1/4πε0 लिख के, तो ये भी ध्यान रखना। यानी पोटेंशियल जो होगा वो, विभव जो होगा वो केंद्र पर क्या होगा, सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज, यानी एक समान रूप से आवेशित वलय के केंद्र पर, यानी रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जो होगा वो 0 होगा, पोटेंशियल 0 नहीं होगा बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी स्थिर वैद्युत संतुलन में चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो याद रखना है जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हो तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा होती है, तो अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है और कहां पे जा सकता है, नेगेटिव चार्ज पे, और पॉजिटिव चार्ज से जाता है इंफिनिटी पे भी जा सकता है, और इंफिनिटी से आके नेगेटिव पे भी टर्मिनेट हो सकता है ना, बट यहाँ पे अपने को केवल चार्ज के रिस्पेक्ट में बात करना है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लगता है तुम लोगों के लिए एक सवाल, हाँ ये कमेंट बॉक्स में करो बेटा, जो लोग भी पिछला वीडियो देखे होंगे वो लोग जरूर आसानी से इसका कमेंट कर दोगे। ये हुआ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। अगला, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिक्रीजेज विथ, यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र घटता है, तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R², यानी अगर R बढ़ाएंगे तो E घटेगा, है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ डिस्टेंस इंक्रीज करना लिखा हुआ होना चाहिए, यानी दूरी बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो घटेगा, एरिया से कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड को, यहाँ पे चार्ज से मतलब है, बट यहाँ पे भी रहना चाहिए, चार्ज बढ़ाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो नहीं, चार्ज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, घटता नहीं है, और परमिटिविटी पर भी डिपेंड कर सकता है K का वैल्यू, तो फिलहाल यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा लोग, कि डिस्टेंस बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ओके, और डिस्टेंस घटाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस दूर जाओगे तो ज्यादा दूर जाओगे तो ई घटेगा, पास आओगे चार्ज के पास आओगे तो ई का वैल्यू बढ़ेगा, याद रहेगा ना। अब चलो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन डायपोल एंड फील्ड इज, यानी द्विध्रुव और क्षेत्र के बीच कोण पर द्विध्रुव की ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है, कब, तो अपने को पता है डायपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी जब उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए वो होता है -P cos थीटा, और U का मैक्सिमम होने का मतलब है cos थीटा का -1 होना, तब ना U मैक्सिमम होगा कितने के बराबर, +PE के बराबर, और cos थीटा -1 तब होगा जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन डी को टिक करेंगे, और थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का, P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है कौन, थीटा। नेक्स्ट, द पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन इज, यानी द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर
किसी बिंदु पर विभव क्या होता है? तो जब भी डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाएगा तो आपको आंसर जीरो करना है। डेरिवेशन में भी हम लोग करके देख चुके हैं इस चीज को, है ना। नेक्स्ट टिक कर दिया, है ना। अगला, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेज विद, तो सर सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यही होता है ना। तो एरिया बढ़ेगा तो सी बढ़ेगा, बहुत सही बात है, यानी ये सही है। प्लेट डिस्टेंस इंक्रीजेज, ना 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 सर, अगर डी बढ़ेगा तो सी घट जाएगा, है ना। डी बढ़ेगा तो सी घट जाएगा। अब वोल्टेज पर सी डिपेंड नहीं करता, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, यानी ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, विद्युत क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है किससे? सर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या एफ बाय क्यू नहीं लिखते हैं, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, विद्युत विभव का एसआई मात्रक पूछा है, कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ तुम लोगों के लिए, कमेंट में बताओ इसका सही आंसर। अगला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज ऑलवेज, यानी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है? जीरो होता है ना। ये सब क्वेश्चन को हल्के में मत लेना बेटा, एग्जाम में पूछे गए हैं, पलट के देखो PYQ दिख जाएगा, अपने आप समझ में आएगा। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड, यानी अनंत से किसी बिंदु तक एक इकाई धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या होता है? उस कार्य को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना, इसीलिए विद्युत विभव बोलेंगे उसको, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। The potential energy of a dipole in an uniform electric field is minimum when, potential energy minimum कब होता है? अपने को पता है पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, और इसका मिनिमम वैल्यू होता है माइनस का पी, और मिनिमम तब होगा जब cos थीटा का मान 1 होगा, यानी थीटा का मान 0 डिग्री होगा, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, यानी दो समान और विपरीत आवेशों के बीच मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये लीजिए, इसका ये हो गया मध्य बिंदु, तो प्लस क्यू के कारण भी ई इधर होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है ई, और माइनस क्यू के कारण भी ई इधर ही होगा, क्योंकि टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का डायरेक्शन हम किसकी तरफ हो गया? नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज, द चार्ज रिसाइड्स, किसी गोलाकार चालक को आवेश दिया गया, चालक है ये, कंडक्टर है, और अपने को पता है जब किसी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, सारे चार्ज बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे मतलब इसके बाहरी सतह पर, है ना, गोलाकार चालक है तो एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, यानी ये कहाँ आ जाएगा? सरफेस पर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? ऑन द सरफेस। ओके बच्चों, है ना। ये सब ऑप्शन ए, बी और डी तीनों के तीनों गलत आंसर है। वॉल्यूम में तो होगा ही नहीं बेटा, और अंदर तो होगा ही नहीं, और सेंटर पे भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टर इज मैक्सिमम एट, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, विद्युत क्षेत्र अधिकतम किसी चालक के कारण कहाँ होता है? तो सर जब किसी चालक में कोई पॉइंटेड शेप हो, तो अपने लोगों को पता है कि वहां पे चार्ज का एक्यूमुलेशन इधर की तुलना में ज्यादा होगा, इसका मतलब जहां चार्ज ज्यादा है उसके सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, यानी शार्प एज और पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, कैपेसिटर है बच्चों, तो कैपेसिटर ले लेते हैं, ये रहा स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अब इसका इनर रेडियस को आर आई बोल लेते हैं, और मान लो ये अंदर में मीडियम मौजूद है यहाँ पे, तो आर आई, और आउटर को आर ओ बोल लेते हैं, यानी ये हो गया आर आई और ये हो गया आर ओ, इतना तक हो गया। अब देखो
अगर हम इस वाले कैपेसिटर को पॉजिटिव चार्ज दें और इसके इनर प्लेट को नेगेटिव चार्ज दें और अंदर वाले कैपेसिटर अंदर वाले कंडक्टर के अंदर वाले सरफेस को जीरो और बाहर वाले कंडक्टर के बाहर वाले सरफेस पे जीरो चार्ज दे, तब ये कहलाएगा कैपेसिटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस रीजन में, इस जोन में क्या है, एक्यूमुलेटेड है यानी डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ है, यहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो कैपेसिटेंस का पहले फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4πε0। अगर मीडियम दे दूं तो एप्सिलॉन आर भी लिखना साथ में, आर इनर आर आउटर यानी आर आई आर ओ, और बटा में आर ओ अब माइनस का आर आई, ये होता है फॉर्मूला सी का। तो सी किस किस पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों रेडियस पर और साथ में मीडियम पर भी, क्योंकि एप्सिलॉन आर भी इन्वॉल्व हो गया, यानी ऑप्शन सी को करेक्ट कर लेंगे। और फॉर्मूला भी याद कर लेना, 4πε0। एप्सिलॉन आर जरूरत नहीं है, माध्यम नहीं मौजूद होगा तो एप्सिलॉन आर हटा सकते हैं। ओके, निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निर्वात के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। ओके, next, the electric field due to a dipole at a point on the axial line is zero when, यानी कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के एक्सियल लाइन पर जीरो होता है, कब, तो अपने को पता है डायपोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। अगर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ले, एक्सियल पोजीशन पे बात करें तो 2kp/r³। तो अगर p जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा, यानी डायपोल मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। The potential difference between 2 points in a uniform electric field is proportional to, कह रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र ले लीजिए, ये ले लिया मन सर, और इसके अंदर में 2 पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट का नाम ए और बी लिख लीजिए भैया, है ना। दोनों के बीच की दूरी को डी लिख लीजिए, लिख लिया। दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता है, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी की तुलना में। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें यानी VA माइनस VB की बात करें तो उसका फॉर्मूला बनेगा E गुना डी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो जो डेल्टा V है वो किसके प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, यानी बिंदुओं के बीच की दूरी। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the electric field inside a dielectric placed in an external electric field is, यानी एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में अपन लोगों ने एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र को चलो ई नॉट मान लेते हैं और डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख दिया। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर। अब बायोइलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके दोनों अपोजिट सरफेसेज पे अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज डेवलप हो जाएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव डेवलप होगा, जिसके कारण अंदर में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा। क्या क्लियर है? अब हमारा जो ई इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो तो ई नॉट के अपोजिट हो गया। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक का जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? वो बराबर हो जाएगा ई नॉट अब माइनस का ई इंड्यूस। इसका मतलब ये हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाएगा, यानी लेस देन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज। तो संधारित्र को चार्ज करने में किया गया कार्य किस रूप में संग्रहित होता है? तो अपना लोग को पता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर विद्युत ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो अपने को पता है पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, है कि नहीं? होता है कि नहीं होता है? अब भी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आर के। आर यानी डिस्टेंस के। द नेट फोर्स ऑन अ डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए द्विध्रुव पर कुल बल क्या होगा? ध्यान से सुनो, जब भी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे ना बेटा, चाहे ओरिएंटेशन उसका कुछ भी हो,
जब भी आपने डायपोल को रखा यहाँ माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस डायपोल पे जो टोटल फोर्स है वो दो है, एक है लेफ्ट की तरफ, एक है राइट की तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन है अपोजिट, तो नेट फोर्स डायपोल पे जल्दी बता दो क्या होगा, जीरो, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इज जीरो व्हेन, कह रहा है क्या, एक हमारे पास जो रिंग है और रिंग के एक्सिस के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, अगर वो रिंग चार्ज्ड है तो अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी जब पॉइंट कहाँ हो, सेंटर पे हो। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस डिपेंड्स ऑन, कह रहा है 3 पॉइंट चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, तो अपने को पता है कि जब भी 2 पॉइंट चार्ज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है के Q1 Q2 बाय आर। तो 3 पॉइंट चार्ज अगर लोगे, मान लो यहाँ यहाँ और यहाँ, मान लो ये छोटा q, ये कैपिटल Q, ये Q डैश, ठीक है, मान लो ये वाला R1, ये वाला R2 और ये वाला R3, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए 3 पेयर बनेंगे, एक पेयर यहां बनेगा, एक पेयर यहां बनेगा और एक पेयर यहां बनेगा। इन तीनों पेयर को मिला करके पोटेंशियल एनर्जी 3 बार लिखना पड़ेगा, तीनों को जोड़ना पड़ेगा और तीनों में चार्ज का पेयर दिखेगा अपने को, है ना, इसका मतलब पेयर वाइज इंटरेक्शन लिखना होगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी, यहां ध्यान से देखना कैविटी है, ऑफ अ कंडक्टर विद नो चार्ज इनसाइड, यानी एक चालक है, उस चालक के कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये है कंडक्टर, इसके कैविटी में कोई चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज नहीं है अंदर में, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। इसीलिए तो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को बचाने के लिए कंडक्टर के कैविटी के अंदर में रखा जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, यानी स्थिर विद्युत परिरक्षण। तो यहां डी पे आंसर टिक करेंगे। अगला है द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो अपने को पता है बेलनाकार संधारित्र के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बटा में ln, यानी नेचुरल लॉग R2 बाय R1, तो ये डिपेंड करेगा लेंथ पर और रेडियस पे, दोनों रेडियस पे, यानी लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर पे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज इज एडिटिव बिकॉज, यानी आवेशों की प्रणाली के लिए विद्युत विभव योगात्मक होता है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, इसीलिए पोटेंशियल के लिए कोई डायरेक्शन का यूज नहीं करते। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव चार्ज है तो उसका भी पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अगला इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन, यानी बंद सतह से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, सर गॉस वाला फॉर्मूला है ये, फाई क्लोज सरफेस Q इनसाइड बटम एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो चार्ज एनक्लोज किया हुआ है उस चार्ज पर डिपेंड करेगा फ्लक्स। ध्यान रहे, साइज पर डिपेंड नहीं करता, शेप पर डिपेंड नहीं करता, है ना, ध्यान रखना इसके लिए। गॉस लॉ इज एप्लीकेबल टू, गॉस का नियम लागू होता है किसके लिए, किसी भी बंद सतह के लिए, एनी क्लोज सरफेस। नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, तो सर सी जो है वो प्लेट एरिया पर भी डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट पर भी, डाइलेक्ट्रिक के मीडियम पर भी, यानी ऑल ऑफ दीज। द कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो आइसोलेटेड कंडक्टर है ये, यानी सिंगल कंडक्टर है और स्फेरिकल है, रेडियस r है, तो इसका कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ओके, तो C जो है वो किस पर डिपेंड किया, r पर, रेडियस पे। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है तो F बाई क्यू से बना लेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt-2, चार्ज का at है ना m,
एल टी को ऊपर लेके जाओ -1 होगा और -2 -3 बन जाएगा और ए का पावर में -1, ये बन के रेडी है ऑप्शन ए। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो अपने को पता है कि सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, डी यानी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। क्या क्लियर है ना? और इस तरह से बच्चों लगता है मैंने हाँ सारे सवाल 50 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिए हैं आज की क्लास में, जिसमें से 3 सवाल, जिसमें 2 सवाल आपसे कमेंट के 3 सवाल कमेंट करने के लिए बोला गया है, उसमें एक में मैंने न्यूमेरिकली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। केवल आपको फाइनल आंसर कैलकुलेट करके धड़ाधड़ करके टाइप कर देना है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिएगा, फलाना कुमार, चिलाना कुमार, फलाना कुमारी, चिलाना कुमारी, और नीचे में कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर के साथ क्या ऑप्शन आएगा वो डाल दीजिएगा। मैं आपके आंसर के बाद मैं पिन करूंगा अपना कमेंट और देखेंगे किसका, किस बच्चे का सबसे ज्यादा सही होता है। बिना लाइक किए वीडियो जो लोग देख रहे थे उन बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि बच्चों आप ही के लिए ये वीडियो बन रहा है, और भी बनता रहेगा। लाइक करोगे मेरे वीडियो और बच्चों तक भी पहुंचाओगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा मुझे भी हेल्प मिलेगा। आप क्या करिए, इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टेटस पे, जहां भी है वहां शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप बना रखे हैं वहां शेयर कर दीजिए, ताकि और बहुत से बहुत बच्चे इस वीडियो का फायदा उठा पाए, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और उसमें मैं लेकर के आ रहा हूं, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और सवाल लूंगा, बाद में लूंगा, है ना। 100 करा चुका हूं मैं, अभी लूंगा मैं अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन। ओके बच्चों, मिलेंगे वीडियो लेक्चर नेक्स्ट में, बने रहिए तब तक अमन्स फिजिक्स पूर्णिया पे। थैंक यू सो मच।